गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि 9 से 10 घंटे के अंदर में जो है पूरी कंप्लीट साइंस आपको कंप्लीट कर दी जाए और साथ में वहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट और इस तरीके से पढ़ाना था कि चीज़ों को आप कोरिलेट कर सके। सिर्फ फैक्चुअल पार्ट ही हम नहीं कवर कर रहे हैं। सो 9 घंटा में मोर और लेस आप जो है कंप्लीट जनरल साइंस को जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए पहले स्टार्टिंग करने से पहले जो है हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग सब्लिमेशंस क्या होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन आप सबको पता है कि वहाँ पे ऑप्शंस में या तो कार्बन डाइऑक्साइड दिए होते हैं या फिर आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मीन टू से और ये या फिर आपका जो है नैप्थेलिन दिए होते हैं। ओके, नैप्थेलिन ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। सभी कुछ मतलब जो है ये आपका एटम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स क्या कहते हैं। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था। उसके बाद जो है कंपाउंड्स एंड देयर फार्मूला, कंपाउंड्स और उनके जो है केमिकल फार्मूला की बात करेंगे। ये काफ़ी जो है फेमस है, हर बार जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का। यूरिया का क्या केमिकल फार्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या, इस तरीके से जो है केमिकल फार्मूला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे देन थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सम जो क्वेश्चंस फिर आपसे जो पूछे जाते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग सपोज बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आयोनिक बॉन्ड से कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है और आपका कोवलेंट बॉन्ड से। इवन जो है क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इज इट ओके। मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिक फंडामेंटल्स कंसेप्ट के कैल्सिनेशंस क्या है, रोस्टिंग क्या है। उसके बाद जो है एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन फिर जो है आपका एसिड्स, बेस जो है एंड सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसा हमने पहले भी बताया था कि हम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक साथ स्टडी करेंगे। यहाँ पे फ्यूजन और जो है फिजन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इतना हमें जो है स्टडी करना है, इतना हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, इज इट ओके। तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। सभी लोग फोकस हो जाइएगा कि थोड़ा हम लोग जो है फास्ट चल रहे हैं। चलिए तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो है वो है आपका, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो कौन है आपका? लेवोसियर है। कौन है आपका? लेवोसियर है। ठीक है ना। लेवोसियर जो एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर, तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डी लेवोसियर जो इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उसके मैटर की बात करें तो मैटर क्या था, आप सभी को पता है। मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर की बात करेंगे तो देखिए मैटर जो है डिवाइड किया गया प्योर सब्सटेंस में और आपका मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है। मिक्सचर्स की बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है। डोंट वरी, हम सभी चीजों को स्टडी करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे तो आप सभी को पता है, जनरली लोगों को पता होता है सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है। एक और स्टेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट इज बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए आपका सॉलिड है
तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो रहते हैं काफी नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप सॉलिड में हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन जो है उस पे ये आपके वाइब्रेट करते हैं एंड दे डू नॉट, ये अपनी मीन पोजीशन को छोड़ते नहीं है। इज इट ओके। लिक्विड्स में क्या है कि मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है, जिसके कारण से मॉलिक्यूल जो है स्लिप पास्ट ईच अदर कर सकता है, ठीक है ना। इज इट ओके। और गैसेस की बात की, इसमें काफी ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है, इसलिए जो है इसमें रेंडमली मूव कर सकते हैं। अब हम लोग मान के चलिए गैस है, गैस में हम लोग जो है गैसियस स्टेट में हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करेंगे। तो गैसियस स्टेट में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, गैसियस स्टेट में अगर हम हीट सप्लाई करते हैं देन व्हाट विल हैपन। देखिए यहाँ के एटम्स होते हैं, एटम्स के आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन से क्रिएट हो जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है। तो जिस स्टेट में आपके आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इज इट ओके, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। क्लियर है, चलिए ओके। तो प्लाज्मा का एग्जांपल देखते हैं। प्लाज्मा का एग्जांपल क्या है, लाइटनिंग है, सोलर विंड है, ऑरा है, फ्लोरेसेंट लाइट जो ट्यूबलाइट्स होते हैं, न्यूक्लियर फायरबॉल है। अब हम लोग बात करेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से रिलेटेड। तो देखिए जैसा हमने देखा अभी तक जो है, देखिए ये आपका सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड्स है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे देन ये क्या है, लिक्विड है, ओके। या उसके बाद हम बात करेंगे ये क्या है, गैस है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे ये क्या स्टेट है आपका, ये आपका प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट। मैंने आप लोगों को एंट्रोपी का कंसेप्ट बताया था, याद है, एंट्रोपी का कंसेप्ट बताया था। तो एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, रैंडमनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, ओके, रैंडमनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, इसे एंट्रोपी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात एक स्कूल की बात करते हैं, स्कूल है, सभी लोग बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये आपका एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। वही अगर स्कूल की बेल रिंग होती है तो बच्चे जो है रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसे हम लोग रैंडमनेस कहते हैं। तो याद रखिएगा सबसे अगर स्टेट ऑफ मैटर में बात की जाए, सबसे अधिक आपका एंट्रोपी किसका, तो सबसे अधिक अगर एंट्रोपी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक आपका एंट्रोपी किसका है, प्लाज्मा का है, ठीक है ना। उसके बाद किसका होता है एंट्रोपी, गैस का है। उसके बाद किसका होता है एंट्रोपी, लिक्विड का है। उसके बाद किसका होता है एंट्रोपी, सॉलिड का है। इज इट ओके। चलिए इसी सॉलिड को अगर हम कूल करते हैं, सुपर कूल्ड करते हैं, या फिर इसे सुपर कूल्ड कीजिए, या फिर जो है इसे आप एक्चुअली इसका वर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड नॉट सुपर कूल्ड, इसे हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिकली कूल्ड। क्या कहते हैं, क्रायोजेनिकली कूल्ड करते हैं। जब क्रायोजेनिकली कूल्ड करते हैं तो क्रायोजेनिकली कूल्ड करने का मतलब इसको हम जब टेम्परेचर जब आपका -273.16 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब कॉम्पैक्ट होके जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, और लगभग आपको देखने में ये लगेगा कि सारे मॉलिक्यूल जो है एक हो जाते हैं, ठीक है ना। दे ऑल द मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम इस स्टेट को कहते हैं हम लोग फिफ्थ स्टेट है आपका ये। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। क्या, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होता है। ओके, याद रखिएगा। इसकी अगर एंट्रोपी की बात करेंगे तो इसका एंट्रोपी जो है 0 है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा, जो फिफ्थ स्टेट जो इट इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर, इट इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर, काफी ज्यादा जो है
अनस्टेबल है। इज इट ओके? चलिए अब देखिए फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है जब आप जो है किसी भी सब्सटेंस का फिजिकली चेंज करने की कोशिश करते हो, आपको फिजिकल चेंज होता है। वहां पे जो केमिकल अरेंजमेंट्स की बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, एटॉमिक लेवल की बात करेंगे, वो मोरलेस आपके सेम रहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर। ये पेपर है आपका, इसको आपने कट कर दिया, इसका एक पीस, ये पेपर और ये पेपर का क्या होगा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस सेम होंगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करेंगे, आपको वैक्स है ये, इसको आपने मेल्ट कर दिया, फिर ये सॉलिडिफाइड हो गया। दोनों का क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस सेम है, इसे हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे चेंजेस होते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट लेवल पे चेंज होते हैं। एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग स्टेन, फर्मेंटेटिंग ऑफ ग्रेप्स, नेल रस्टिंग, सोर ऑफ मिल्क, ये सारे आपके क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, आप लोग फिजिक्स में से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। ठीक है ना? तो ये आपका क्या होता है? प्योरेस्ट सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या है आपका? प्योरेस्ट सब्सटेंस है। क्यों प्योरेस्ट सब्सटेंस है? देखिए अगर हम बात करेंगे, सपोज अगर आपके पास सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सोडियम के एटम होंगे। क्या होंगे? ये जो सारे एटम जो है वो क्या है आपके? ये आपके सोडियम के ही एटम है, इसलिए इसे क्या है? प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और आपका मेटलॉइड्स में। द टर्म एलिमेंट जो है सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो आपको प्रयोग किया गया था रॉबर्ट बॉयले के थ्रू। कुल मिला के अगर देखेंगे तो अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स पाए गए हैं नेचर में, जिसमें से 11 ऑफ देम आप गैसियस स्टेट में होते हैं और दो आपके लिक्विड स्टेट में होती है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मरकरी जो आपका मेटल है, मरकरी जो आपका मेटल है जिसका प्रयोग किसमें? थर्मोमीटर जो होता है, थर्मोमीटर के अंदर में क्या होता है? थर्मोमीटर के अंदर में आपका मरकरी होता है जो कि मेटल है, लेकिन मरकरी क्या आपका लिक्विड है। क्या है आपका? लिक्विड है। उसके बाद हम ब्रोमाइन आपको नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स की बात करेंगे व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स रेशियो बाय वेट। जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, जब ये कंबाइन करते हैं केमिकली कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? वाटर फॉर्म करेंगे, H2O। तो वाटर क्या है? कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए फिक्स रेशियो ऑफ वेट होता है। वाटर का कितना? तो 1:2। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 16 होता है। तो कितना हो गया? 2:16, 1:8। तो कहने का मतलब है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 1:8 रेशियो में कंबाइन करेंगे, हमेशा ये क्या फॉर्म करेंगे? वाटर फॉर्म करेंगे, कंपाउंड है। मिक्सचर्स की बात करेंगे तो मिक्सचर्स में क्या होता है? When two or more substances mix with each other without participating in a chemical change, जब दो सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं such that उसमें आपका जो इंडिविजुअल जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिटेन कर पाते हैं और वो जो है किसी भी प्रकार से केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। दो प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आप जो है नमक पानी का सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन देखिए, एक चम्मच निकालिए, अदर चम्मच निकालिए, सबका जो है कंसंट्रेशन सेम रहेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब उसमें जो है यहाँ तक कि दोनों सब्सटेंस को देख पाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या रहते हैं? नो डेफिनेट कंपोजिशन। अगर हम बात करेंगे सैंड प्लस सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि आप इजीली जो है दोनों को देख सकते हैं। डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं कंसंट्रेशन आपका कम है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ब्लड, ऑयल, वाटर आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जब मिक्सचर्स की बात करें तो जब दो मिक्सचर्स होगा तो उसे हम सेपरेट भी हमें सेपरेट करना होगा। तो दो मिक्सचर है सपोज, तो मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स की बात करें, मिक्सचर में जो है दो सब्सटेंस के दोनों आपके सॉलिड है, इसको किस प्रकार से हम सेपरेट कर सकते हैं? पहला जो मेथड है सूटेबल सॉल्वेंट के थ्रू। बाय चांस की बात है सॉलिड 1 है और सॉलिड 2 है, ये दोनों मिक्स होकर आपके क्या मिक्सचर बनाए हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड 2 की बात करें, ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है,
डिजॉल्व हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट करके सॉलिड 1 को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, फिर हम लोग सॉलिड 2 को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेट यूज करेंगे। सपोज ये जो है आपका मैग्नेट से अट्रैक्टेड है, इससे हम लोग बार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये आपको बचा रहेगा। सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आपका सॉलिड है, कोई सॉलिड है, जब आप इसमें हीट सप्लाई किया तो डायरेक्टली आपका ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। इस स्टेट को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल सब्लिमेशन का क्या है, याद रखिएगा, ये आपका पीसीएस का बहुत फेमस क्वेश्चन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसका, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे जो है हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होता है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। जब इसको आप हीट कीजिएगा, इसे जैसे ही आप अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं आपका गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है नैप्थेलिन की बात करेंगे, नैप्थेलिन की बात करेंगे। तीसरा जो है कैम्फर, कपूर, ओके, ये सब आपका क्या है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। सपोज दो मिक्सचर है, दो मिक्सचर में आपका एमोनियम क्लोराइड है और आपका NaCl है। यहाँ पे जब आपने हीट किया तो एमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इसको आपने कूल करके एमोनियम क्लोराइड को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपके पास सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, तो उसे आप जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप जो है सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होगा, आप ऑब्वियसली सॉलिड और लिक्विड है, जब आप किसी फिल्टर के थ्रू पास कीजिएगा तो लिक्विड पास हो जाएगा, सॉलिड रह जाएगा, तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या, सैंड एंड वाटर। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की बात करेंगे, इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट ए हायर स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूग। देखिए एग्जांपल की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग जो है आपको पता है यूज किया जाता है, डायरीज इंडस्ट्री में किया जाता है, ताकि हम क्रीम को सेपरेट कर सकें मिल्क से। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी आपका जो है सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे, सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। सपोज मान के चलिए आपके पास कोई सॉलिड प्लस लिक्विड है, इसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद जो है, हीट करने के बाद इस सॉल्यूशन को अगर आप कूल करते हैं तो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस क्रिस्टल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए सी वाटर टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकारी टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, आपका क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बात करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको पता है कि हमारे देश में जो है क्रूड ऑयल की कमी है, इसलिए हम क्या करते हैं, पर्शियन गल्फ से क्रूड ऑयल लेके आते हैं, क्रूड ऑयल लेके आते हैं, ओके। और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड ऑयल में देखिए क्या होता है, क्रूड ऑयल में अगर हम बात करते हैं तो जिसमें क्या क्या होता है, डीजल होता है, सपोज डीजल भी क्रूड ऑयल से निकलता है। पेट्रोल की भी अगर हम बात करेंगे, पेट्रोल भी क्रूड ऑयल से निकलता है। नेफ्था की बात करेंगे वो भी क्रूड ऑयल से निकलता है। नेचुरल गैसेस की बात करेंगे ये भी क्रूड ऑयल से निकलता है। सपोज डीजल एग्जांपल के तौर पे, आपका एग्जांपल है 15 डिग्री आपने हीट किया, 15 डिग्री में डीजल आपका जो है वेपराइज स्टेट में आ जाता है, पेट्रोल आपका जो है 35 डिग्री में आ जाता है, नफ्था आपका 70 डिग्री में आ जाता है, नेचुरल गैस आपका 100 डिग्री में आता है। तो ये आपका मिक्सचर क्रूड ऑयल है। यहाँ पे जब आपने 15 डिग्री पे इसको हीट किया तो क्या निकलेगा, सबसे पहले डीजल निकलेगा, वेपर स्टेट में जाएगा डीजल। उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर है, कंडेंसर मतलब वाटर कंटेंट है, कूल हो जाएगा, डीजल आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, आपने सेपरेट कर लिया। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया 35 डिग्री, तो पेट्रोल, फिर नेफ्था, फिर नेचुरल गैस, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसे कहते हैं लोग। क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो क्रोमेटोग्राफी जो है टू कलर्ड, याद रखिएगा, टू कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन की बात करेंगे तो पहले के ज़माने में आपको पता था लोग जो है पानी भरते थे, पानी भर के कहाँ पे, घड़ा में रखते थे, कुछ देर एक रात रख दिया जाता ताकि जो भी आपका सैंड है, सॉइल है, सब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। तो ये जो डिपॉजिट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है सेडिमेंट्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे लाइट एकदम बिना डिस्टर्ब के इस पानी को हम लोग जो है दूसरे जार में कलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका प्योर वाटर हो गया, प्योर वाटर, इसमें आपके सेडिमेंट्स नहीं है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डिकेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना।
तो हम लोग जो है पहला चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अब जो है हम दूसरा चैप्टर के मूव करें। जितना हमने स्टडी किया उस पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे, डेफिनेटली कैसा भी क्वेश्चन आएंगे आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाइएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो एटॉमिक थ्योरी जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के थ्रू दिया गया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसे कहते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग एटम को समझ लेते हैं, एटम क्या होता है, ठीक है ना। चलिए ओके चलिए ओके। एटम को हम समझ लेते हैं अच्छी तरीका से। चलिए इज इट ओके। लगता है सिस्टम जो है थोड़ा सा हैंग करके, बट डोंट वरी, इट विल टेक टाइम, बट डोंट वरी, हम जो है इसे टैकल कर देंगे। चलिए ओके। कभी कभार जो है देखिए टेक्नोलॉजी इंटरफेस के साथ साथ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन ठीक है। चलिए एटम्स की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं। इज इट ओके। एटम्स की बात करते हैं। तो एटम्स क्या है, देखिए एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सपोज ये आपका एलिमेंट था, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। सपोज ये आपका सोडियम एलिमेंट है। तो सोडियम एलिमेंट में क्या है, यह प्योर सब्सटेंस है, मैंने बताया था ये आपका प्योर सब्सटेंस है। तो ये जो आपका प्योर सब्सटेंस है इसमें किससे बना हुआ है, ये आपका सोडियम एटम से बना हुआ है। ये आपका किससे बना हुआ है, ये आपका सोडियम एटम से बना हुआ है, ठीक है ना। सोडियम एटम की बात करेंगे, इसलिए एटम को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इज इट ओके। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है। अब देखिए जिस प्रकार से हम घर का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार से हम जो है घर का निर्माण करते हैं, तो घर का सबसे छोटा चीज क्या होता है, ब्रिक्स होता है। क्या होता है, ब्रिक्स होता है, पत्थर होता है ना। उसी प्रकार से एलिमेंट का सबसे छोटा कहता है एटम, इसलिए एटम को क्या जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है। देखिए अगर एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो यह क्या, सेंटर में क्या होता है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो है न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इज इट ओके। यहाँ याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियस की चार्ज की बात करें, न्यूक्लियस क्या होता है आपका, सॉरी न्यूट्रॉन आपका नेगेटिव नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, न्यूट्रॉन जो आप होता है वो आपका चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, जिनका जीरो चार्ज होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, जीरो चार्ज होता है, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्जलेस पार्टिकल कहते हैं। चार्जलेस पार्टिकल कहते हैं, चार्जलेस पार्टिकल कहते हैं। वो बीच में थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था इसी कारण से, ओके, थोड़ा सा माइंड डिविएट हो जाता है, ओके। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका जो है जीरो चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, देखिएगा तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया।
पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉलम होता है। प्रोटॉन की चार्ज की बात करेंगे तो प्रोटॉन कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉलम होता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देख सकते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर है, बस प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए जो होता है आपका एटम की अगर हम बात करेंगे, एटम्स एज ए होल क्या होता है, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली एटम जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। इज इट ओके, चलिए ठीक है, क्लियर है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। तो क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, दोनों कंबाइन करके आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या चीज का निर्माण कर रहे हैं, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मोल कंसेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखिए अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपको जो है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, आपको बताना है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने वॉल्यूम्स होते हैं, तो याद रखिएगा डाटा क्या रखिएगा, 22.4 लीटर्स पाए जाते हैं। कितने, 22.4 लीटर्स पाए जाते हैं ऑफ ए गैस एनटीपी। और अगर हम बात करेंगे 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में जो है आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने, अगर बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, तो याद रखिएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इज इट ओके, देखिए अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक मास, तो देखिए एटॉमिक मास में क्या होता है कि आपको पता है कि जब हम मास किसी भी चीज को मेजरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम मेजरमेंट करना चाहते हैं वो मास को मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, एक जो है रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। और अगर हम रेफरेंस मटेरियल की बात करें तो हमारे पास जो रेफरेंस मटेरियल है वो रेफरेंस मटेरियल क्या है, वो रेफरेंस मटेरियल जो है वो है आपका कार्बन। तो कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है, 12 होता है। ठीक है, कितना एटॉमिक मास होता है, 12, इसलिए हम सिर्फ लिखते हैं कार्बन 12। ओके, चलिए अब देखिए क्या होता है, कार्बन 12 की बात करेंगे। कार्बन 12 का कितना, 12 ग्राम होता है। सपोज 1/12 ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा, 12/12 इक्वल्स टू 1 ग्राम होगा। तो इस 1/12 1 ग्राम हो गया ना, तो इसी 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, जिसके हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग अदर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, सपोज ठीक है ना, आपको नाइट्रोजन का आइडेंटिफाई करना है, नाइट्रोजन का आइडेंटिफाई करना। तो नाइट्रोजन का कितना आपको पता है कि 14 ग्राम होता है। 14 ग्राम इट शुड बी कंपेयर्ड विथ 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट अल्टीमेटली कितना होगा, 14 ग्राम इंटू 1 AMU, तो कितना हो गया 14 AMU। ओके, व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ कार्बन 12। क्लियर है, चलिए ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको पता है, इट इज -1.6 10⁻⁹ कॉलम। डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था आपका कैथोड एक्सपेरिमेंट। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है, +1.6 × 10⁻⁹ कॉलम। ठीक है ना, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, गॉल्डस्टीन के द्वारा। नामकरण किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को डिस्कस कर लेते हैं।
एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर, मास नंबर की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, सपोज एटम, ये एटम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सो आपको मैंने बताया था कि अगर एटम की अगर हम बात करेंगे तो एक नोट हमेशा याद रखिएगा, एटम में आप हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये हमेशा देखिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तभी तो आपका जो है एटम्स जो होता है वो एज ए होल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बराबर ही बात है। तो कितना है, सपोज इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 6 है, प्रोटॉन कितना है 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 होगा। भाई मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 6 + 6 इक्वल्स टू 12 हो गया, ठीक है। एज इट ओके, मास नंबर। अब हम बात करने वाले हैं आपका आइसोटोप्स क्या होते हैं, याद रखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो इसका डेफिनेशन जो होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है ना। एलिमेंट्स, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है ना। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास। चलिए समझते हैं हम लोग। सपोज क्लोरीन की बात करते हैं, एग्जांपल लेंगे हम लोग क्लोरीन का, क्लोरीन का एग्जांपल लेंगे। सपोज यहाँ देखिए क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्या क्या, सबसे पहला देखिए, सपोज ये क्लोरीन है, क्लोरीन में प्रोटॉन कितना है 17 है, ठीक है ना। प्रोटॉन कितना है 17 है, ओके। न्यूट्रॉन कितना है 18 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन भी आपका 17 हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, मास नंबर कितना हो गया 35 हो गया। दूसरी अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, तो प्रोटॉन कितना है 17 है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन कितना है 20 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 है। तो यहाँ पे कितना होगा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 हो गया, मास नंबर 37 हो गया। तो देखिए 2 क्लोरीन के आइसोटोप्स है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। चलिए अब हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एटॉमिक्स मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ just a moment sorry थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। So J.J. Thomson in 1898 proposed an atom possessing a spherical shape in which positive charge is uniformly distributed and the electrons are embedded into it in such a manner so as to give the most stable electrostatic arrangement। देखिए ये आपका जो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया कि आपके जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो क्या है, आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें एम्बेडेड है, एम्बेडेड। लेकिन मॉडल जो है आपका फेल हो गया, ये मॉडल फेल्ड हो गया। क्यों?
कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक साथ हो गए तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है ये पूरा मॉडल जो है ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है सेकेंड मॉडल जो एक्सप्लेन किया गया आपका रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। सेकेंड मॉडल की बात करेंगे जिसे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं, एटॉमिक मॉडल कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे इन्होंने जो है अल्फा रेस के थ्रू जो है आपका एटॉमिक मॉडल को समझने की कोशिश की थी। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि सपोज ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये आपका क्या पॉजिटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे सेंटर में, इसके अराउंड आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे। इन्होंने जब आपका अल्फा रे दिया तो अल्फा रे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो सेंटर से ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया और जो है बहुत सारे अल्फा रे जो है आराम से पास हो गए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने फिर एटॉमिक मॉडल ये प्रपोज किया कि सेंटर में क्या होता है, सेंटर आपको पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और एटम में जो है काफ़ी सारे स्पेसियस रहते हैं। लेकिन ये भी मॉडल फेल हो गया। समझाया तो इन्होंने सही, लेकिन एक कंसेप्ट इन्होंने गलत दे दिया कि जो है इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, लूजेज एनर्जी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वो एनर्जी को लॉस करते हैं, वो क्या एनर्जी को लॉस करते हैं, जिसके काम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे क्या होगा, वो आपके न्यूक्लियस में गिरना शुरू हो जाएगा और ये पूरा मॉडल जो है, पूरा एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, एनर्जी कम होते होते वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा, ठीक है। इसलिए मॉडल फेल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट मॉडल दिया गया वो बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है, बोर्स मॉडल कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सारे मॉडल तो सेम है। इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उस ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, ओके। इस ऑर्बिट का नाम होता है, पहला ऑर्बिट को KLMN, इस ऑर्बिट का होता है KLMN। और इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। क्लियर है, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। ये आपका स्टेबल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इज इट ओके। चलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम समझते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, सपोज ये आपका एक एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, वो आपका क्या डिस्क्रीट पैकेट में एब्जॉर्ब करता है, किस पे, डिस्क्रीट पॉकेट्स में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। कंटिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता है, कंटिन्यूस फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है। और इस डिस्क्रीट पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। इस डिस्क्रीट पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करेंगे सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, ये भी आपका एनर्जी कैरी करते हैं। लेकिन जो एनर्जी ये कैरी करते हैं नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म, ये आपका
कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी कैरी नहीं करते हैं, रेदर ये आपका पैक पॉकेट्स में कैरी करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्वांटा। एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू क्या है आपका फ्रिक्वेंसी है और ये क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इज इट ओके? चलिए अब जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो बार बार एग्जामिनेशन में 2 बार या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन was awarded Nobel Prize because of photoelectric effect, ठीक है ना? इज इट ओके? लोगों को ये लगता है कि आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार आपका जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। पूछा तो नहीं क्या एग्जामिनेशन में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सपोज ये आपका एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में इसकी अगर हम बात करेंगे, ये क्या है आपका एमीटर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं एमीटर कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये आपका क्या है रिसीवर प्लेट है, रिसीवर प्लेट है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। यहाँ पे आपका एक ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग में जो है आपका ये लाइट फॉल होता है। क्या हो रहा है? लाइट फॉल हो रहा है। इज इट ओके? तो इसके यहाँ देखिए ये मीटर कैथोड जो है, यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये एटम है, इसके चारों इसके अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, जब आपका एनर्जी सप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब किया और फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आपके बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आपको मूव करना शुरू कर दिए, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करना शुरू कर दिए। अब इसका हम लोग जो है एक सर्किट बनाते हैं। सपोज ये आपका किससे कनेक्टेड है, ये आपका नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है, और ये आपका किससे कनेक्टेड है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है। ओके, तो चार्ज की बात करेंगे, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वही अगर हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन यूनिट टाइम, क्यू बाई टी होता है। ठीक है ना? इज इट ओके? क्लियर है? लेकिन करंट की अगर डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो डायरेक्शन करंट का क्या होता है, याद रखिएगा, कन्वेंशनली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपका इस दिशा में फ्लो कर रहा है, तो अगर आपका हम बात करेंगे करंट जो है किस दिशा में फ्लो करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट है। ठीक है ना? तो इस करंट को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है ना? इज इट ओके? याद रखिए एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इट इज बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर एटॉम की बात करेंगे, ये क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन पार्टिकल की जो साइज है ना काफ़ी छोटी है, मतलब ये साइज जो है आपका नैनो साइज है, नैनो साइज है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट एप्लीकेबल। क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कौन आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है न्यूटन्स के लॉज आते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आते हैं, ये आपके एप्लीकेबल नहीं है। तो अब जो है ये किसके थ्रू गवर्न किए जाते हैं, ये किसके थ्रू गवर्न किए जाते हैं, तो ये आपका जो है क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। किसके थ्रू, ये आपका जो है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है, तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझाने के लिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया गया वो आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया। क्या कहते हैं इसे हम लोग, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है इट इज impossible to measure both position and velocity of a subatomic particle at the same time, एट द सेम टाइम। कहने का मतलब यह है कि एक ही समय पे आप किसी भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स का पोजीशन वेलोसिटी साथ साथ पता नहीं कर सकते। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, आपने जो है यहाँ पे रेडिएशन दिया ताकि आप जो है इसका पोजीशंस को कैलकुलेट कर सकें और इसका वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन जैसे ही आपने पोजीशन कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में चला गया, इसलिए आप इसका पोजीशंस कैलकुलेट नहीं कर पाए। इसलिए कहा गया कि एक ही समय पे दोनों चीज़ को पता करना जो है डिफिकल्ट था। इस प्रिंसिपल को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए जो है फिर आपका अरविंद श्रोडिंगर भाई साहब आए। अरविंद श्रोडिंगर, इन्होंने क्या किया, एक कैट इक्वेशन दिया। क्या दिया, कैट इक्वेशन दिया। कैट इक्वेशन मतलब एक बॉक्स था जिसके अंदर ये खीर है और इसके ऊपर में एक आपका हैमरिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो है आपका कैट है। क्या है, कैट है। इज इट ओके, ये क्या है, कैट है। क्लियर है। अब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कैट, बिल्ली का क्या स्टेटस है, तो आप क्या कहेंगे, मुझे पता नहीं। फिर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या होगा, एक डिप्लोमेटिक आंसर होगा कि अगर बिल्ली ने खीर खाने की कोशिश की होगी तो बिल्ली मर गई होगी, अगर बिल्ली ने खीर खाने की कोशिश नहीं की होगी तो जिंदा होगी। तो हम ये कह सकते हैं, अरविंद श्रोडिंगर ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज का एक प्रोबेबल स्टेट्स नहीं बता सकते तो हमें कंसीडर करना होता है ऑल द प्रोबेबल स्टेट्स टुगेदर, ऑल द प्रोबेबल स्टेट्स टुगेदर। तो जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, डेड प्लस लाइफ दोनों साथ साथ में एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से, डेड और लाइफ, ठीक है ना। इस पोजीशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। इज इट ओके। चलिए अब देखिए हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे। थोड़ा सा टफ है एग्जामिनेशन में, अगर सिंपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। क्वांटम नंबर बेसिकली आपको जो है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। क्वांटम नंबर क्या आपका एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या बताइएगा, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। हम जो है ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। फिर बताइएगा कि हम लखनऊ में रहते हैं। फिर आपका जो होम एड्रेस होगा, है ना, तो पहले नेशंस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर होम एड्रेस। उसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन का भी एक कंप्लीट एड्रेस होता है, जिसको जो है जिसमें
जिसको जो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट एड्रेस बताया जो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली 4 होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो है एक होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। एक होता है आपका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक क्वांटम नंबर को समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, क्वांटम नंबर गिव द एड्रेस, क्वांटम नंबर ये क्या करते हैं, आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। अब देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए 4 क्वांटम नंबर है, हम चारों क्वांटम नंबर को जो है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। 4 क्वांटम नंबर क्या है, सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ओके, दूसरा क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है, ऑर्बिट्स बताते हैं, ऑर्बिट्स बताते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब इस ऑर्बिट के अंदर में कौन सा सबसेल है, कौन सा सबसेल में है, वो कौन बताता है, आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सबसेल मतलब एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है। फिर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो कि आपका ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है ना। समझेंगे हम लोग। जैसे अगर एस की बात करें तो एस का शेप ये होता है। पी की बात करेंगे तो पी सबसेल तो कैसा होता है, पी सबसेल जो होता है देखिए इस प्रकार से होते हैं। ये एग्जामिनेशन इतना टफ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस थोड़ा नाम पता होना चाहिए। लेकिन आई होप आप लोग जो है समझ जाएंगे, मैं काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा रहा हूँ, एटलीस्ट एसेंस तो समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए 3 आपका एक्सिस होता है। पी ओरिएंटेशन में क्या होता है, पी सबसेल की बात करेंगे तो 3 एक्सिस होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, ठीक है ना, पी जेड होता है। ओके, सब में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका चौथा जो होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एक स्पिन होगा पॉजिटिव स्पिन, एक होगा नेगेटिव स्पिन। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हो रहा है। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये आपका दूसरा सेल है, ठीक है। तो पहला सेल को हम लोग क्या कहते हैं, के ऑर्बिट, ये के सेल होता है। ये क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। ओके ओके, चलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, किस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट 2n² के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। 2 1² = 2 होगा पहला में। दूसरा सेल में के एल में कितना होगा, 2 2² = 8 हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हम सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये क्या हो गया, एल, सबसे पहला ये हो गया एल। तो एल किस में जा रहा है, एल आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ऑर्बिट्स, ठीक है। अब एल के अंदर में क्या होगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे 2 सबसेल होंगे, एक एस सबसेल होगा और एक आपका पी होगा। ये क्या है आपका पी होगा, ये पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, ठीक है ना। तो ये एस सबसेल हो गया और ये आपका पी सबसेल हो गया। ओके, तो ये किस में चला गया, आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब इसका ओरिएंटेशन की बात करेंगे पी सबसेल की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये कौन सा बताता है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2, यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3, फिर उल्टा स्पिन। ओके, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि जो एक सेल की बात करेंगे दोनों अपोजिट स्पिन होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। इज इट ओके। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे, सपोज जो है आपको, सपोज आपको जो है इस लास्ट वाले का एड्रेस बताना है। क्या बताना है, एड्रेस बताना है, लास्ट वाले का एड्रेस बताना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले बताएंगे लास्ट वाले का एड्रेस क्या होगा।
लास्ट वाले का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एल ऑर्बिट है, ठीक है ना, एल ऑर्बिट आपने बता दिया, ओके। उसके बाद बताएंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या है इसका एड्रेस क्या होगा, देखिए सबसे पहले एल, एल के बाद ये किस में जाएगा, पी सबसेल में जाएगा, पी सबसेल में जाएगा। तो पी सबसेल आपने क्या बता दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद किस में जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस में, पी जेड में है। उसके बाद मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये आपका पॉजिटिव स्पिन है, पॉजिटिव स्पिन है। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस हो गया। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, अगर हम बात करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूंगा, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन फिल अप ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। कहने का मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन्स का आपका इंडिविजुअल एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए क्लियर। अब आपका हुन्स रूल, तो हुन्स रूल की अगर हम बात करेंगे, हुन्स रूल की बात करेंगे तो हुन्स रूल क्या होता है, हुन्स रूल स्टेट्स दैट एवरी ऑर्बिटल इन सबसेल इज सिंगली ऑक्युपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबल ऑक्युपाइड। तो ये सब आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए ये सब की अगर हम बात करेंगे, ये सब की अगर हम बात करेंगे तो ये सब क्या होता है आपका, सॉरी, ये सब आपका क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये आपका पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। तो इसका जो आपका हुन्स रूल ये कहते हैं सबसे पहले क्या होगा, सिंगली ऑक्युपाइड होगा, फिर इनका पेयरिंग होगा, फिर इनका पेयरिंग होगा, ठीक है। चलिए अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, तो अबाव प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग स्टार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होगा, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होगा। तो 1s से हायर एनर्जी 2s में जाएगा, फिर 2s से हायर एनर्जी किस में जाएगा, 2p में। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल जो आपका फीलिंग होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दे। तो अब जो है हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट एवरीवन।